हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 56 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ के प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं सारे ही टेस्ट। और 55 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सैक्रीन का प्रयोग शरबतों तथा मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह किया जाता है। इसका भोज्यमान चीनी से कुछ कम होता है। ठीक है, इसका प्रयोग तो किया जाता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली यह इसमें यूज़ तो होता है, ठीक है, चीनी की जगह, लेकिन इसका भोज्यमान चीनी से कुछ कम होता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसका कुछ भोज्यमान ऐसा। आंसर केवल एक सही हो जाएगा। सैक्रीन चीनी से 555 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग शरबतों तथा मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह किया जाता है। इसका भोज्यमान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आँख नाक कान के डॉक्टरों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ये इन चीज़ों का इलाज करने के लिए, आँख नाक कान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग आँख नाक कान के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र पेटिका को ऊपर रखा जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रीऑन गैस भरी होती है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शंस वही होंगे, आपको पता ही है, फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ केवल आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। आंसर क्या है, दिख गया? कोई नहीं, बी है आंसर। एक्चुअली सही तो हैं दोनों चीज़ें, लेकिन इसका जो रीज़न है वो इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसको स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र पेटिका को ऊपर रखा जाता है क्योंकि नीचे की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा फ्रीज़र पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है तथा ऊपर की ठंडी वायु भारी होकर नीचे आती है तथा रेफ्रिजरेटर की वस्तुओं को ठंडा करती है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, ना कि वो जो वहाँ पर लिखा हुआ है। बादलों का गरजना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शंस है, अनुनाद, अनुरणन, या फिर प्रतिध्वनि, या फिर तारत्व। सो ये उदाहरण है अनुरणन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत पर क्रमिक परावर्तन के कारण स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे ही अनुरणन ध्वनि या फिर अनुरणन कहते हैं। बादलों का गरजना जो है वो इसी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है या बाहर सांस छोड़ता है तो क्या होगा। तराजू द्वारा व्यक्ति का भार कम दर्शाया जाएगा, तराजू द्वारा व्यक्ति का भार ज़्यादा दर्शाया जाएगा, तराजू पर व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, मीन्स टू से कोई चेंज ही नहीं होगा, या फिर सांस लेने पर भार बढ़ेगा व छोड़ने पर कम होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो नीचे लास्ट वाला ऑप्शन है ये ऊपर वाले दोनों से मैच कर रहा है। वेल, आंसर जो है वो ये है कि तराजू द्वारा व्यक्ति का जो भार है वह कम दर्शाया जाएगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति तराजू पर खड़े होने के बाद करता है तो। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस लेता है या बाहर छोड़ता है। राइट, वो दोनों काम कर रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है कि उसका भार कम दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। लिटरेसी रेट क्या था इंडिया का। ऑप्शन है आपके 13.45%, 16.57%, 18.33% या फिर 20.12%।
सो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 18.33%. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% या परसेंट थी. शीर्ष दशकीय वृद्धि वाले राज्य क्रमशः हैं कौन से? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या बिहार. नहीं पढ़ूंगी मैं, ये ऑप्शंस सेम है, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है कुछ कुछ उसमें. करेक्ट आंसर यही है वैसे तो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व बिहार. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. जो व्याख्या है वो देख लेते हैं. शीर्ष दशकीय वृद्धि वाले राज्य जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर है. नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है. कुछ खनिज दे रखे हैं और फिर उनकी खानें दे रखी हैं. ठीक है, सो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिखा दिया जाता है. हाँ, इसमें जो तांबा है, तांबा नहीं है, तांबा है, मैं इसको तांबा पढ़ रही हूँ. वेल जो तांबा है उसकी खान कहाँ पर है? सुकिंदा घाटी. ऑप्शन नंबर बी जो है, मतलब सॉरी 2 जो है इसका पॉइंट ये मैच हो जाएगा इससे. बात करेंगे यूरेनियम की तो ये कहाँ पर है? बगजाता में. ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाएगा. क्रोमाइट की खान कहाँ है? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया है. एक बार फिर से मैच करते हैं. जो तांबा है उसकी खान है मोसाबानी में. ठीक है, मोसाबानी. और नेक्स्ट है यूरेनियम, बगजाता. उसके बाद है क्रोमाइट विच इज़ रिलेटेड टू सुकिंदा घाटी. एंड डी दिस इज़ बेला घाटी. अकॉर्डिंग टू मी इसके अकॉर्डिंग ए का 4 बताया हमने, तीनों में ही है, और बी का 3rd है, इन दोनों में है. अब इन दोनों में से आंसर चूज़ करना है. सी का पहला, सी का दूसरा बताया है, ये आंसर होना चाहिए बी. ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट. मोसाबानी तांबा की खान है, झारखंड में है. यूरेनियम बगजाता झारखंड में है, इसकी भी खान. क्रोमाइट की खान जो है सुकिंदा घाटी है, ओडिशा में है. बात करें लोहा की तो ये बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है. नेक्स्ट है न्योरा घाटी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु. सो करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है. सेरेब्रल पाल्सी विकार संबंधित है कंकाल तंत्र से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से या फिर तंत्रिका तंत्र से. सो करेक्ट आंसर इज तंत्रिका तंत्र से. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में होता है. ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं. ओके, इंदिरा गांधी, मतलब कि वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, उसके बाद वह प्रधानमंत्री बन चुके हैं. इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर ये तीनों ही हैं? तीनों ही है ना, उपयुक्त सभी हैं. राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संविधान में किया गया है. सेकंड है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है. ऑप्शन एज ऑलवेज वही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, एक और दोनों सही हैं, फिर ना तो एक और ना ही दो. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या को निर्धारित किया गया? अगर ऐसा होता तो जो पहले थी वही रहती, लेकिन चेंज होती रहती है. आई थिंक प्रेजेंट में 34 है. ठीक है, वो देख लेंगे, हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है. एंड सेकंड, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का राइट है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये राइट किसको मिला हुआ है? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं है. इट मीन्स बोथ आर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. मूल संविधान में अनुच्छेद 124 के फर्स्ट क्लॉज के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी. अब देखिए 8 से कहाँ पहुँच गए. ठीक है,
और वो भी मुख्य न्यायाधीश सहित 8 थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 34 है। बढ़ गई ना, अगर निर्धारित होती तो क्यों बढ़ती। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करें संविधान में, यानी कि संविधान में ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित हो। राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद को न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का राइट मिला हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या फिर अनुच्छेद 17 में। पता होना चाहिए ये तो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन वाला जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो चुका है। हाँ, और जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर, क्योंकि ये चारों ही आर्टिकल्स उसमें से हैं, तो वो भी क्लियर हो चुका है। वहाँ नहीं बताया होगा तो वहाँ बता दिया होगा, या फिर दोनों ही जगह बताया होगा मैंने। यहाँ आंसर बता देते हैं। आर्टिकल 16 में ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 103 अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। इसके द्वारा भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। और कितना आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन कर दिया गया। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, फिर से नहीं, यहाँ पर हमें इनको मैच करना है। इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं, कुछ बैंकों के नाम है। IFCI 1952, IDBI 1964, SIDBI 1990, NABARD 1982. Which is incorrect in these options? So IFCI जो है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। IFCI की स्थापना 1948 में, IDBI की स्थापना 1964 में, SIDBI की स्थापना 1990 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं इसमें। स्थिर आय वर्गों पर प्रभाव अच्छा पड़ता है, भुगतान शेष पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह आय के वितरण में असमानता बढ़ाती है, या फिर इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इनकरेक्ट पूछा। अच्छा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्यों पड़ता है ये जानेंगे आंसर में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मुद्रास्फीति में स्थिर आय वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये लोग मुद्रास्फीति के कारण पहले की अपेक्षा कम मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीद पाते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, गलत सुमेलित कौन सा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट हुआ था 2009 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975, सर्व शिक्षा अभियान 2001। इनकरेक्ट फिर से पूछा गया है। 2009 में नहीं, 2005 है यहाँ पे। सो आंसर यही हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। अन्य युग्म बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना, कोड के माध्यम से सही उत्तर का फिर से चयन करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह से भी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस एज ऑलवेज वही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए बात कुछ ऐसी है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो केवल प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति कर सकता है, ऐसा था। यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें ऐसा ही प्रावधान था। जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान उन्होंने जब आपातकाल लगाया था तो उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, 44 अमेंडमेंट 1978, राइट। ये अमेंडमेंट हुआ और इसके थ्रू क्या कर दिया गया कि जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो लिखित रूप में, यानी कि केवल कहने से नहीं, समझ रहे हो, केवल सलाह से, यानी कोई लिखित पत्र आपको देना नहीं पड़ेगा। तो अभी जो क्या प्रावधान किया गया है, इसके थ्रू ये अमेंडमेंट किया गया कि जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो लिखित रूप से प्रेसिडेंट को ये प्रस्ताव देगी पास करके कि आपातकाल लगा देना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तो ही जो प्रेसिडेंट है वो आपातकाल लगा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो गलत हो जाता है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि तब की बात तो नहीं चलेगी मूल संविधान की।
इसके बाद आता है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई ऐसी जो पार्लियामेंट है उसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं होती है, उससे कोई परमिशन की ज़रूरत भी नहीं होती है आपातकाल को समाप्त करने के लिए। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? केवल दूसरा सही है, पहला इनकरेक्ट है। आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे आज ही, तो उसमें आप लोगों को हो सकता है आज पूरा ना हो पाए, लेकिन कवर करेंगे कुछ चीज़ें। केवल 2 सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही, क्या बोला था मैंने, लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हाँ केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता था, बट अब नहीं कर सकता ऐसा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन 1964 में संथानम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समिति के बारे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ अवस्थित है? इटली में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में या फिर इंग्लैंड में? यह पर्वत अवस्थित है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन पर्वत इंग्लैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सूची दी गई है, इनको सुमेलित करना है हमें। ठीक है, देश हैं और बॉक्साइट के क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सुमेलित कर लेते हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का क्षेत्र कहाँ पर है? बोकवोफा। ठीक है, उसके नहीं, इनकरेक्ट, गलत बताया हमने आपको, माफ़ कीजिए आप हमको। अब हमको सही बताएंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वाइफा क्षेत्र है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का जो क्षेत्र है वो वाइपा क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? रूस में कोला प्रायद्वीप। सही है, मेरे को तो सारे सही लग रहे हैं। गिनी में बोकवोफा और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी नेटाल प्रांत। सही है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। आंसर शुड बी सी। यस, इट इज़ करेक्ट। देश दे रखे हैं, बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र दे रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वाइपा है, रूस में कोला प्रायद्वीप है, गिनी में बोक या फिर बोफा है, दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी नेटाल प्रांत है। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें टेस्ट की तो 56 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर PDF की नीड है तो इस पर आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं है। और तो सारे टेस्ट चलते ही जा रहे हैं। बाकी आज आपातकाल वाला चैप्टर कवर करेंगे, किस में? GS में, यानी कि पॉलिटी की सीरीज़ में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।